हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो भाई आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस टॉपिक शुरू किया था। काफ़ी लंबा टॉपिक है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूं जिससे हर तरीके के क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएँ और उसके अलावा जितने भी PYQs हैं वो सब आप कर लें। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग जो है कमेंट्स आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो दिए गए टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक हैं उन लिंक्स पे आप अपने जो है क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जितने भी लोगों ने यहाँ पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी अवेयर कराएं फॉर दिस ऑसम कोर्स जहाँ पे आपको अपडेटेड सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स मिल रहा है एकदम फ्रेश। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस की। ठीक है, और ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे कि किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज मैं आपको कुछ PYQs भी दिखाऊंगे जो 2018, 19, 20, 21 इनके पेपर हैं। वहाँ पे आप यूनिट 1 से किस तरीके के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हम वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हमने इतना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो भी आपको आपके सामने आज ही दिख जाएगा। ठीक है, 2021 और 2020 का पेपर देखेंगे सबसे पहले और देखेंगे यूनिट 1 में क्या क्या आता है। लेकिन उससे पहले अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम वो पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग खुद ही बताना कि मैंने वो चीज़ें कराई हैं या नहीं कराई हैं। आप लोग खुद बताओगे कि हाँ ये टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है, तो ही जो है अपने आप लोग जो हैं ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपने पेपर को एनालाइज नहीं किया है तो अब आज आप यूनिट 1 का जो पोर्शन है वो हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जितनी भी ट्रेडिशनल साइंसेज हैं उनमें इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, अनडाउटेडली पॉलिटिकल साइंस आती है, हिस्ट्री आती है, साइकोलॉजी आती है। ये सब हमने कल कवर कर लिया था, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का इंटर रिलेशनशिप और उनके बीच के डिफरेंसेस। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारे थिंकर्स के नाम भी मैंने बताए थे, कोट किए थे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता चल गए होंगे। ठीक है, इसके नोट्स जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जब अपना जो लास्ट सेशन है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी वो करने के बाद मैं आपको इसके नोट्स जो हैं प्रोवाइड करा दूँगी। अच्छा, आप लोगों में से जितने भी लोगों को नहीं पता है, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, मेरा नाम रमा शर्मा है। मैं आपको कैरियर गोल्स इस चैनल पे फ्री सोशियोलॉजी ऑप्शनल का अपडेटेड कोर्स करा रहे हूँ। इससे पहले भी मैंने एक चैनल पे स्टडी IAS नाम के एक चैनल पे कराया है, बट वो अपडेटेड नहीं है, 2 साल पुराना हो चुका है। तो आप इस को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह। ठीक है, क्योंकि जब तक अपन लाइव के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते तब तक हम ऐसे ही प्रीमियर कर पाएंगे। और कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साथ में जोड़ो जिससे कि हम लाइव जल्दी से जल्दी कर पाएँ। जितना ज़्यादा, देखो अभी क्या है, 800 होने वाले हैं, 800, 200 सब्सक्राइबर और लगेंगे वो 1000 वाला क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी एक और क्राइटेरिया अभी और बचेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 के बाद ही हो जाएगा। 1000 होने के बाद 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए। ठीक है, 4000 आवर्स का वॉच टाइम। और ये वॉच टाइम कैसे होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या GS पेपर 1 की तैयारी में उनको इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आगे आने वाले टॉपिक्स की, तब जाके जो है हमारे ये 4000 आवर्स हो पाएंगे। अभी हम इसके मिड में हैं, मिड को अचीव करने वाले हैं 1-2 दिन में। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब ये अगर हम इसके मिड को अचीव करने वाले हैं तो 4000 को अचीव करने में टाइम लगेगा और जो है फिर लाइफ में भी उतना ही टाइम जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो डिफरेंसेस हमने कर लिए थे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के। उसके बाद हमने सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस किया था आपके साथ में। ठीक है, मैंने आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया था। फिर ट्रेडिशनल से किस तरीके से पॉलिटिकल साइंसेस में नई नई चीज़ें आई, सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें आई, वो हमने किया, डिफरेंसेस देखे। फिर हमने सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री किया। अच्छा, मैंने आपको ना कल पढ़ाते पढ़ाते एक लाइन बताई थी, फिर जब मैंने बाद में क्वेश्चंस देखे तो मैंने देखा कि हाँ भाई
जो लाइन मैंने आपको पढ़ाई है वो यूपीएससी ने पूछी हुई है 2010 में, और 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। खैर अभी तो यूपीएससी 30 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछती है, अभी तो यूनिट 1 से जनरली मतलब 95% जो क्वेश्चन आते हैं यूनिट 1 से वो आते हैं आपके 10 नंबर वाले। ठीक है, क्वेश्चन 1 में जो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और क्वेश्चन 8 में जो 5 क्वेश्चन 8 है या क्वेश्चन 5 है, आई थिंक 8 है, जिसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये कल मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। यही क्वेश्चन पूछा गया है, नो फ्रूट की जगह फ्रूटलेस कर दिया है और नो रूट की जगह रूटलेस कर दिया है, और ये 2010 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसी तर्ज पे अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वाई डिड GE हॉवर्ड, और ये आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे और टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे कृपया करके। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग मेरी इस नॉलेज का कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप प्लीज़ आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। वाई डिड GE हॉवर्ड मार्क्स दैट हिस्ट्री इज़ पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप जो है इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे 1 लाइनर से पूरा का पूरा सवाल उन्होंने पूछ लिया है। अब ये हमने कर लिया था, यहाँ पे पढ़ाया था मैंने आपको, ये 5 टॉपिक्स 5 पॉइंट्स पढ़ाए थे, उसके बाद हमने ये कहा था। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो डिफरेंसेस भी कर लिए थे। डिफरेंसेस के बाद मैंने आपको सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में बताया था। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस ऑफ बिहेवियर है जहाँ पे हम इंडिविजुअल के माइंड की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी में उसके इंटर रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं, तो उनके डिफरेंसेस भी कर लिए थे। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कर लिया था। एंड देन हम लोग बात कर रहे थे इसके डिफरेंसेस के बाद, यहाँ पर थे हम सोशियोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी रह गया था, डेमोग्राफी रह गया था और एथिक्स रह गया था। डेमोग्राफी एथिक्स काफ़ी कम लोग कराते हैं, तो आप कर लीजिए। ठीक है, अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ़िलासफ़ी सबसे पहले तो, हाँ देखो, सोशियोलॉजी तो हमको पता ही है, फ़िलासफ़ी क्या होती है ये हमको पता करना चाहिए। ठीक है, कायदा तो यही कहता है कि सबसे पहले हमें फ़िलासफ़ी के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी। ठीक है, हाँ भाई, समझे कि नहीं समझे। तो फ़िलासफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, समाज के अंदर चाहे वो रियलिटी हो, इट इज़ कनेक्टेड विद रियलिटी। रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है किसी चीज़ की, नॉलेज क्या है, ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, रीज़न यानी कि लॉजिक्स क्या हैं, माइंड क्या है, लैंग्वेजेस क्या हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सिद्धांत है, यानी कि फ़िलासफ़ी है। फ़िलासफ़ी के अंदर फोकस जो चीज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा लॉजिक पर किया जाता है और आर्ग्यूमेंटेशन के रूल पे किया जाता है, यानी कि आर्ग्यूमेंटेटिव रूल होगा, रूल्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन होंगे, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक्स और बेटर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रहा है, शिष्य सवाल पूछता जाएगा और गुरु उनके जवाब देता जाएगा। ठीक है, जब तक ये चलता रहेगा, जब तक शिष्य के हर सवाल का जवाब दे, हो सकता है कि सवाल के अंदर से कोई सवाल निकले, फिर उसके अंदर से कोई सवाल निकले, हो सकता है कई बार गुरु जो है शिष्य से सवाल पूछे, फिर शिष्य उसका जवाब दे। तो ये जो रूल ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है, और इसमें डिस्कशन ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्कशन सेंट्रिक होता है। या आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा तुमको बैठ के आज तलवारें खींचनी है, आर्ग्यूमेंट ही करने हैं। यहाँ पे आप अपने अपने रीज़न दे सकते हो सकता है कि किसी एक चीज़ पर शिष्य और गुरु दोनों के ही मत अलग हो, मतलब जो गुरु जिसको 6 कह रहा हो, 6 कह रहा हो, वही जो है स्टूडेंट उसको, डिसाइपल उसको 9 कह रहा हो। ठीक है, 6 और 9 हो सकता है दोनों के जो हैं किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर, किसी एक ही पॉइंट पर दोनों के व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अपने अपने क्या देने होते हैं, लॉजिक्स देने होते हैं, तथ्य देने होते हैं। दैट इज़ रूल ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। और फिलॉसफी जो है डिपेंड करती है या फोकस करती है द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो दिखाई नहीं देते, जैसे एग्जिस्टेंस। ठीक है, नॉलेज दिखाई देती है क्या, वैल्यू दिखाई देती हैं क्या, ठीक है, लॉजिक्स दिखाई देते हैं क्या, माइंड दिखाई देता है क्या, भाषाएं दिखाई देती हैं क्या। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर फिलॉसफी जो है फोकस करती है। और फिलॉसफी की जो अप्रोच है, ठीक है, इसकी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक मेथड्स की अप्रोच है, और इन्हीं साइंटिफिक मेथड्स की अप्रोच के द्वारा ही जो है क्या हुआ है, फ़िलॉसफ़ी का क्या है, एरोज आउट ऑफ फ़िलॉसफी। ये जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, ये जो अप्रोचेज़ हैं, वो फ़िलॉसफी के द्वारा ही निकली हैं बाहर। जैसे कि अगर लियोनार्डो दा विंची की फ़िलॉसफी आप पढ़ लीजिए, आप अरस्तु की पढ़ लीजिए, आप
फ़िलासफ़ी पढ़ लीजिए अगस्त कॉम्टे की, या प्लेटो की फ़िलासफ़ी पढ़ लीजिए। ये क्या हैं, ये सारे के सारे थिंकर्स थे, फ़िलासफ़िकल थिंकर्स थे ये सारे के सारे, ठीक है। इसी तरीके से साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं ना, थीसिस और एंटी थीसिस, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि साइंस जो है डेवलप हुआ है एज एन एंटी थीसिस टू फिलॉसफी, यानी कि पहले फिलॉसफी दी गई होगी, तब साइंस जो है, तब लॉजिक्स दिए गए, लॉजिक्स के साथ में उनको कंबाइन करके साइंस का डेवलपमेंट हुआ। अगर फिलॉसफी नहीं देते अगस्त कॉम्टे, ठीक है, तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होता क्या, व्हाट टू रीड होता क्या, व्हाट टू रीड क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो अगस्त कॉम्टे ने पहले अपनी फ़िलॉसफी दी, तो हमें मिला सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। फिर बाद में हमने उसकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी खोजने की कोशिश करी कि चलो व्हाट टू रीड तो हमको पता है, लेकिन हाउ टू रीड हमको पता करना पड़ेगा। तो फिलॉसफी के बाद ही जो है साइंस का डेवलपमेंट होता है। साइंस इज़ अ स्ट्रेटजी, ठीक है। फिलॉसफी आपको देती है कि आपको क्या पढ़ना है, आपके क्या सवाल हैं, आपको उनके जवाब चाहिए। साइंस एक स्ट्रेटजी देती है जो कि उन आंसर्स को आपको देता है। साइंस इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर अराइविंग एट कॉन्सेशियस आंसर्स, ठीक है, टू दोज क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको फिलॉसफी ने दिए थे अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि फैक्ट हैं, लॉज हैं, मैकेनिज्म हैं, ठीक है। फिलॉसफी इनको खोजने की कोशिश करता है। फिलॉसफी इज़ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंट्यूजन। इंट्यूजन मतलब, इंट्यूजन कहते हैं ना, आपको अंदर से क्या लग रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या है, ठीक है, आपको इंट्यूजन्स होते हैं। तो फिलॉसफी उन सब का फॉर्मलाइजेशन है, उनको क्रमबद्ध तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से रख के सिद्धांत पेश किए जाते हैं। और साइंस क्या है, साइंस उन्हीं इंट्यूजन्स के एविडेंस खोज के लेके आती है, विज्ञान उन्हीं इंट्यूजन्स के एविडेंस खोज के लेके आती है। जैसे कि एक बार ना एक व्यक्ति था जिसने देखा कि यार ये हर चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, ये सेब का पेड़ है, सेब के नीचे मैं सेब के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ऊपर से सेब गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ये तो सबको पता था कि हाँ ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो नीचे गिरती है, लेकिन उसने देखा, उसने सोचा कि यार देखो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं ऊपर से गिराता हूँ सब नीचे 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 गिरती हैं। अगर कॉटन को गिराता हूँ तो ज़्यादा देर में नीचे पहुँचती है, अगर मैं लोहे को गिराता हूँ, लोहे की छोटी सी एक कील को गिराता हूँ, वो जल्दी गिर जाता है, लेकिन गिरती हर चीज़ नीचे की तरफ है। तो ये उसने एक सिद्धांत देखा कि हाँ भाई हर चीज़ जो है नीचे की तरफ जा रही है, और साइंस ने उसको एविडेंस दिया, फॉर्मलाइज किया, फैक्ट्स दिए, साइंटिफिक मेथड्स दिए, तब हमको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चला। समझे कि नहीं समझे? तो फिलॉसफी गिव्स अ साइंटिस्ट द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्जर्वेबल। ये एप्पल जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये तो दुनिया को दिख रहा था, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट को फिलॉसफी क्या हेल्प करती है? फिलॉसफी जो है, जो चीज़ दिख रही है उस चीज़ के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स लगे हो सकते हैं, उसको सोचने की एबिलिटी प्रोवाइड कराती है फिलॉसफी। साइंस जो है एक फिलोसोफर को एबिलिटी देती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या रियल है, क्या हो रहा है। मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉलेज की सर्च है, फिलॉसफी नॉलेज के बारे में बात करती है, ठीक है, लेकिन दोनों ही अपने आप में अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, फिलॉसफी हमें देती है व्हाट और साइंस हमें बताती है वाई, ठीक है। फिलॉसफी में व्हाट और वाई दो चीज़ें ही होती हैं। मॉडर्न साइंस जो आज की डेट में ट्राई करती है हाउ कि व्हाट और वाई तो है, लेकिन क्यों है क्या है, लेकिन कैसे है, कैसे, तो वो हमको साइंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। विच वॉज एंटीथेटिकल टू, एंटीथीसिस बोला था ना, विच वॉज एंटीथेटिकल टू फिलॉसफीज क्वेश्चन। फिलॉसफी के क्वेश्चन है व्हाट एंड वाई, उनका जवाब देता है हाउ, साइंस देता है। ये तो हो गया जी साइंस के साथ में। लेकिन सोशियोलॉजी एग्जिस्टेंस में कब आया? मैम फिलॉसफी बहुत पुरानी चीज़ है, सोशियोलॉजी को भी फिलोसोफर्स की फ़िलासफ़ी के थ्रू ही जो है हमने स्टार्ट किया था। सोशियोलॉजी एग्जिस्टेंस में आया एज अ सब्जेक्ट 19th सेंचुरी में। हमने पढ़ा है यूरोपियन सोसाइटी को 14th सेंचुरी से, ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आया 19th सेंचुरी में। और जब हमने देखा क्यों आया कि मैम यूरोप के अंदर ना बहुत उथल पुथल हो गई थी। यूरोप के अंदर मैम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया था, रेनेसो पीरियड आ चुका था, एनलाइटनमेंट पीरियड आ चुका था, उसके बाद में अर्बनाइजेशन बढ़ गया था, लेबर क्राइसिस बढ़ गई थी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, समाज जो है अस्त व्यस्त हो रहा था यूरोप का।
तब जो है काफ़ी सारे थिंकर्स जो हैं ये खोजने निकले इन द सेंस घर से नहीं निकले, मतलब उनके दिमाग में ये सवाल उठा कि यार हमारे पास में ये सब कुछ ऐसा जो कियोस हो रहा है, जो सोशल कियोस है, सामाजिक उथल पुथल जो हो रखी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, ठीक है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, ये जो सब कुछ चल रहा है इसको हम कैसे स्टडी करें? क्या हम इसको फिलॉसफी में पढ़ें, क्या हम इसको साइकोलॉजी में पढ़ें, क्या हम इसको जो है पॉलिटिकल साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करें? उस समय सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ कि समाज की इन सारी व्याधाओं का, इन सारी व्यथाओं का अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो एक डिसिप्लिन है जिसका नाम है, सब्जेक्ट डिसिप्लिन है जिसका नाम होगा सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी को आप कह सकते हैं कि अगर साइंस फिलॉसफी की एंटीथीसिस है तो सोशियोलॉजी फिलॉसफी और साइंस की दोनों की मिला के सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब समझते हो ना? सिंथेसिस का मतलब कौन नहीं समझता? सिंथेसिस का मतलब कि मैम मेरे पास पानी था, मैंने उसमें थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध डाला, अदरक कूटा, इलायची कूटी, तुलसी डाली और वो क्या बन गई? चाय। अब उस चाय में से किसी ने मुझे ये कहा कि इलायची वापस कर दो, ठीक है, वो मेरी इलायची, वो मेरा अदरक मुझे लौटा दो, ठीक है, दूध जो दिया था मैंने तुम्हें, चीनी पत्ती जो डाली थी तुमने, वो मेरी चीनी, वो मेरी पत्ती लौटा दो। क्या तुम लौटा पाओगे? नहीं लौटा पाओगे। हाँ जी। तो सोशियोलॉजी क्या है? फिलॉसफी और साइंस का मिला जुला, ठीक है, क्या है? सिंथेसिस है। फिलॉसफी से हमें पता चला कि हमको क्या पढ़ने का है, व्हाट टू रीड, ठीक है, व्हाट टू रीड, व्हाई टू रीड, ठीक है। अगस्त कॉम्टे ने खैर हमें ये बताया था कि व्हाट टू स्टडी, क्यों करना है स्टडी, क्योंकि यूरोप के समाज में जो है बहुत सोशल कियोस हो रहा था, सामाजिक जो है बहुत सारी व्याधाएँ, व्याकुलताएँ चल रही थी और साइंस ने हमें उसका जवाब दिया, फिलॉसफी ने हमें बताया व्हाट और वाई, ठीक है, वाई टू रीड, क्योंकि फिलॉसफी हमें बताएगी कि भाई ये क्यों हो रहा है, लेकिन साइंस हमें उसके साइंटिफिक मेथड्स देगी स्टडी करने के। तो सोशियोलॉजी इज द सिंथेसिस ऑफ फिलॉसफी एंड साइंस, समझे? तो फिलॉसफी और साइंस दोनों ही जो हैं उस समय पर समाज की उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थी। तो हमको एक तीसरा सब्जेक्ट डिसिप्लिन चाहिए था जो समाज की उन परिस्थितियों को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके, उनके कारण बता सके। तो ना ही वो फिलॉसफी कर पा रहा था, ना ही साइंस अकेले कर पा रहा था। तो दोनों को हमें मिला के एक तीसरा सब्जेक्ट डिसिप्लिन बनाना पड़ा जिसका नाम रखा सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का एम क्या था? सोशियोलॉजी का एम ये था कि भैया जितने भी ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद में जो भी समस्याएं हुई हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो भी समस्याएं समाज में हो रही हैं, तो वहाँ से इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हमको यहाँ पर मिल गया। तो इधर से ही इमरजेंस होता है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का। क्या क्या कारण थे इमरजेंस के पीछे, वो सब हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो देयर वॉज फिलॉसफी ऑफ सोशियोलॉजी, उससे पहले फिलॉसफी ऑफ सोशियोलॉजी थी। सोशियोलॉजी का सिद्धांत था जो आपके अगस्त कॉम्टे बहुत पहले देखे चले गए थे कि ऐसा कोई साइंस होना चाहिए। इन द सेम सेंस पहले फिलॉसफी ऑफ साइंस भी थी, साइंस के भी सिद्धांत थे, लेकिन दोनों को ही जो है एक एग्जामिनेशन ऑफ मेथड्स के द्वारा, कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा यूज़ किया गया सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजी के अंदर, ताकि आप समझा सकें कैसे जो है सामाजिक प्रॉब्लम्स को, आप सोशल प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी लीड्स टू फिलोसफिकल क्वेस्ट, ठीक है। ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस नहीं होते, सैद्धांतिक सवाल नहीं उठे होते, सिद्धांत से रिलेटेड सवाल नहीं उठे होते। क्वेस्ट मतलब होती है खोज, और क्वेस्ट से ही बनता है क्वेश्चन। अगर सैद्धांतिक खोजों में लोग आगे नहीं बढ़े होते तो शायद सोशियोलॉजी का अध्ययन आज हम नहीं कर रहे होते। तो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी लीड करती है फिलोसफिकल क्वेस्ट को, समझे। अब यहाँ पे कुछ थिंकर्स की बात कर लेते। तो सबसे पहले डरखाइम भैया आएंगे कूद के। उन्होंने सोचा कि सोशियोलॉजी हैज़ टू नेसेसरली कंट्रीब्यूट टू द रिन्यूअल ऑफ फिलोसफिकल क्वेश्चंस, कि जितने भी आपके सैद्धांतिक सवाल थे, ठीक है, फिलॉसफी के जितने भी सवाल थे, जितने भी फिलोसफर्स ने सवाल उठाए थे मौजूदा हालात पे, तो सोशियोलॉजी क्या करेगा, उन सवालों के जवाब खोजने में कंट्रीब्यूट करेगा। तो फिलॉसफी जो है क्या बना, इस हिसाब से, डरखाइम के हिसाब से बोलें, जो कि बिल्कुल सही बात है,
डर्कहाइम भी कहते हैं कि फिलॉसफी इज देयर फॉर बेसिस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी क्या बना, बेसिस बना सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का। लेकिन सोशियोलॉजी फिलॉसफी का बेसिस नहीं बन सकता, याद रखना। फिलॉसफी पहले से थी तब सोशियोलॉजी आई, सिद्धांत पहले थे बाद में सोशियोलॉजी आई, ना कि सोशियोलॉजी पहले थी सिद्धांत बाद में आए। समझे कि नहीं? ये डर्कहाइम कहते हैं। बात बिल्कुल सही सी लग रही है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। वेयर एज कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है क्या है, सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एक्ट्स, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं हम सोसाइटी में क्या, सोसाइटी के रिलेटेड फील्ड्स को, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ से हमें मिलती है नॉलेज। सोशल फिलोसफर जो समाज के जितने भी सिद्धांत देते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन टोटल रियलिटी बता देती है, समाज में क्या है, क्यों है, कैसे चल रहा है ये समाज जो है, किस तरीके से डेवलप हो रहा है, समाज में बदलते हुए रिलेशंस कैसे हैं, किस तरीके से समाज मॉडर्न हो रहा है, कहाँ कंजर्वेटिव सोच है, कहाँ मॉडर्न सोच है। ये सारी चीज़ें जो हैं, द लेटर कैन स्पीक ऑफ फर्स्ट कॉजेज, सुप्रीम वैल्यूज़ एंड अल्टीमेट एंड्स, द सोशियोलॉजिस्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू सो। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, गिव्स दी टोटल रियलिटी। सोसाइटी अपनी टोटल रियलिटी खुद ही दे देती है, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, लेटर मतलब जो बाल वाला, सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो सिर्फ कॉज एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वैल्यूज़ एक्सप्लेन करता है, बाकी समाज तो अपने आप सब कुछ बता ही देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ थिंकर्स और कहते हैं। इमाइल डर्कहाइम की ही बात करते हैं। आप चाहें तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, बस मैंने समझा दिया। डर्कहाइम को ज़्यादा कोट करेंगे अच्छा रहेगा। इमाइल डर्कहाइम ने लेट 19th सेंचुरी में, ये वो पहले सोशियोलॉजिस्ट बने। अब समझ गए ना क्यों डर्कहाइम को कोट करना है। पहले सोशियोलॉजिस्ट बने जिन्होंने किसी भी सोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया। साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करने वाले पहले समाजशास्त्री बने इमाइल डर्कहाइम। इन्होंने सोचा कि दोनों ही पॉसिबल और डिज़ायरेबल, ठीक है, ही थॉट इट बोथ पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल। इनको लगा कि इस तरीके से साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना पॉसिबल है और डिज़ायरेबल यानी कि ज़रूरी भी है सोशियोलॉजिस्ट के लिए, ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत, कुछ लॉज को इस्टेब्लिश कर पाएँ। डर्कहाइम ने अपनी स्टडी ऑफ सुसाइड में देखा। स्टडी ऑफ सुसाइड में एक दिन अलग से पढ़ाऊँगे जब हम थिंकर्स को शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये और बेहतरीन है, आपको समझ के मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि यार इस समाज को जिसको मैं बचपन से देख रहा था, इसको हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए था। क्या कर रहा था, क्या कर रही थी मैं इतने साल, ठीक है। अगर मेरे को समाज को समझना था, चाचा ताऊ रिश्तेदारों को समझना था, तो मेरे को ये सोशियोलॉजी पहले पढ़नी चाहिए थी। खैर, स्टडी ऑफ सुसाइड में डर्कहाइम ने बोला कि सुसाइड क्या है। डर्कहाइम फाइंड इट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ सोशल फोर्स। एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर जितने भी सामाजिक फोर्सेस होते हैं, बाह्य सामाजिक बल, उन सब से व्यक्ति प्रेशर में आता है। और प्रेशर कुकर का भी अगर प्रेशर रिलीज़ ना हो तो एक समय पर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो कुकर भी फट जाता है। समझे कि नहीं? उसी तरीके से अगर आपका प्रेशर रिलीज़ नहीं हो रहा, प्रेशर रिलीज़ वो वॉशरूम वाला प्रेशर रिलीज़ नहीं, अगर आपका मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत है और आप कहीं पर उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, मतलब किसी से कह नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, आप ये जो है सुसाइड में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो जो लोगों का बिहेवियर है वो भी आपके एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ही लोगों का बिहेवियर गवर्न होता है। यानी कि अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे परिवार में रहेंगे, पॉजिटिव अप्रोच होगी आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की, आप भी पॉजिटिव बनेंगे। अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ही आपको नहीं समझेंगे, घर वाले ताना मारेंगे, भाई बहन कुछ समझेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। तो व्यक्ति के आइडियाज़, व्यक्ति का बिहेवियर, व्यक्ति की फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो उसके एक्सटर्नल कॉजेज़ पे ज़्यादा गवर्न करता है। एज अ रिज़ल्ट हम ये देखते हैं कि बिहेवियर कैन बी ऑब्जेक्टिवली रादर देन सब्जेक्टिवली ऑब्जर्व्ड। कहने का मतलब है सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हर किसी की अपनी अलग अलग सब्जेक्टिविटी हो सकती है। जैसे कि आपका मेंस का पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें आपको लिखना होता है, तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से आंसर लिखता है। जबकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होता है,
तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको पास होना है तो आपको सही आंसर टिक करना पड़ेगा, और सही आंसर एक ही हो सकता है। तो व्यक्ति का जो बिहेवियर है ना वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि व्यक्ति का बिहेवियर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे उन्हीं की वजह से गवर्न होता है, रादर देन सब्जेक्टिवली ऑब्जर्व्ड। आप जो है, हर कोई जो है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन कर सकता है, मीज़र भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इस तरीके के साइंटिफिक मेथड्स जो हैं डर्कहाइम ने यूज़ किए। किस तरीके से इन्होंने बताया कि सिमिलरली टू हाउ अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड मीज़र द नेचुरल वर्ल्ड, वैसे ही आप एक व्यक्ति के बिहेवियर को मीज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉजिटिविस्ट अप्रोच की बात करें, जो कि मार्क्स और एंगल्स, कार्ल मार्क्स और उनके साथी एंगल्स ने यूज़ करी, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव का जो बिहेवियर है उसके जो मतलब कानून कह सकते हैं, लॉज को, यानी कि उसके जो तौर तरीके हैं जिनकी वजह से वो बिहेवियर डेवलप होता है। इन द सेम वे नेचुरल साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो मार्क्स का कहना है कि जिस तरीके से एक नेचुरल साइंटिस्ट, यानी कि जो एक एक्चुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी वाला जो नेचुरल साइंटिस्ट है, जिस तरीके से वो नेचुरल वर्ल्ड के लॉज को इस्टेब्लिश करता है, उसी तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर के जुड़े हुए संबंधित लॉज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, बाय द पॉजिटिविस्ट अप्रोच। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसी के चलते मार्क्स ने एक दी अपनी थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक्स। इसी थ्योरी ऑफ डायलैक्टिक्स में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, एंटीथेसिस, ठीक है। थीसिस, एंटीथेसिस हम यहीं पढ़ने वाले हैं। तो इनकी जो, अभी आप बस सुनते जाओ कि हाँ हम कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इनकी जो अप्रोच है, अप्रोच टू डायलैक्टिक्स, डाई का मतलब जानते हैं ना, दो, ठीक है। डाइपोल भी आपने पढ़ा होगा कभी फिजिक्स वगैरह में, द्विध्रुवीय। तो डायलैक्टिक्स भी इसी तरीके का है, जहाँ पे हम सिंथेसिस और एंटीथेसिस दो चीज़ों की बात करेंगे, जहाँ पर ये डेवलपमेंट है किस चीज़ का, फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ हीगल का। हीगल की एक फिलोसफिकल थ्योरी थी जिसको और डेवलप किया है बाय द अप्रोच टू डायलैक्टिक्स। तो यहाँ पर ये सोशल साइंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिलॉसफी जो है किस तरीके से रिलेटेड है हमको समझ में आ गया है, ठीक है। फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी ज़रूरी है एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए या फिर किसी भी नेचुरल साइंटिस्ट के लिए। ये कंडीशनिंग करती है बाय द सोसाइटी, कि समाज आपका कैसा है, वक्त टाइम कैसा है, दौर कैसा चल रहा है, इन विच वी हैव केम टू लिव, जिस समय में हम जी रहे हैं वो समय कैसा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िलॉसफी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और अब आप मेरे को, आपका आज का असाइनमेंट ये है, एक तो मैंने वो आपको क्वेश्चन दिया था, एक अब आप मुझे बताएंगे इतना पढ़ने के बाद कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, ठीक है। इसके और इसके डिफरेंसेस आप मुझे बताएंगे, बुक्स उठाएंगे आप लोग, ठीक है, और बुक्स में आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक के लिए जो इग्नू के नोट्स हैं वो मैं आप लोगों के अभी टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, ठीक है। याद रखिएगा आपको ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, जो इग्नू के नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में आपको सेशन के टाइम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उन नोट्स को टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इग्नू की बुक्स, इग्नू के नोट्स उतने ज़्यादा हैवी नहीं लगेंगे अगर आप टॉपिक वाइज चलेंगे तो। अगर आप पूरी किताब की किताब उठा के पढ़ेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब चलते हैं सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी पे आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफी किसको कहते हैं, कोई बता सकता है मेरे को, व्हाट इज़ डेमोग्राफी? हाँ भाई, पढ़े लिखे बच्चों आप लोग मुझे बताओ। हाँ भाई बताइए, डेमोग्राफी किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो डेमोग्राफी क्या है भाई? डेमोग्राफी अगर समझने की कोशिश करें तो ये डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये दिया भी है जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। अब ये साइंटिफिक स्टडी किस तरीके से होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्टडी ऑफ चेंजेस को, ठीक है। स्टडी ऑफ चेंजेस, किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन साइज़ चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन साइज़ के बाद पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, वृद्ध में मेल कितने हैं, वृद्ध में फीमेल कितने हैं, एडल्ट पॉपुलेशन क्या है,
चिल्ड्रन कितने हैं, 5 साल तक के कितने हैं, और टीनेजर्स कितने हैं, ये सब डेमोग्राफी के अंदर आता है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे एक जगह पर एक ही व्यक्ति है और एक जगह पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगी कि मैम डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे आपको डेंसिटी कम दिखेगी। तो यही है डेमोग्राफी, ठीक है। डेमो का मतलब होता है द पीपल। डेमो का मतलब क्या है, मेरे पास पेन नहीं है, मैं फिंगर से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं डेमो का मतलब द पीपल, ठीक है। और ग्राफी का मतलब है मीज़रमेंट, सिंपल, जीवन का जो है सारा कष्ट ही खत्म है। डेमो का मतलब पीपल और ग्राफी का मतलब क्या है, मीज़रमेंट। तो लोगों का मीज़रमेंट करना, मतलब मीज़रमेंट का मतलब वो कपड़े सिलने वाला मीज़रमेंट नहीं है। और ये जो डेमो वर्ड आया ये आया डेमोस से, डेमोस, डेमोस, DEMOS, डेमोस मतलब पॉपुलेशन, और ग्राफी मतलब पिक्चर, पॉपुलेशन की पूरी पिक्चर खींच देना, समझे कि नहीं समझे। पॉपुलेशन के साथ सेल्फी ले लो। क्या हुआ? चलिए कर दिया, कर दिया। तो डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डायनेमिक्स। डायनेमिक्स किस तरीके से बदल रहे हैं, इसके अंदर पूरी स्टडी ऑफ साइज़ होगी, स्ट्रक्चर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन का, किस तरीके से पॉपुलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बर्थ कितनी हो रही है, डेथ कितनी हो रही है, माइग्रेशन कितने हो रहे हैं, वृद्ध अवस्था की तरफ कितने लोग बढ़ रहे हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किस रिलीजन के कितने लोग हैं, किस तरीके की एथनिसिटी के कितने लोग हैं, एजुकेशन का स्तर क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, पूरा समाज जो है, समाज का एक एक पैरामीटर, ठीक है, आपको डेमोग्राफी के अंदर मिलेगा। अब मैम सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं समाज की, और डेमोग्राफी के अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, डेमोग्राफी के अंदर हम जो है समाज के पैरामीटर्स को देख रहे हैं, ऐसे पैरामीटर जिनको हम काउंट कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर हम सोसाइटी के रिलेशंस की स्टडी कर रहे हैं। रिलेशन को तुम काउंट नहीं कर सकते हो, तुम बता सकते हो कि एक धर्म से रिलेटेड एक समाज में कितने लोग हैं। आप बता सकते हैं कि मान लीजिए लेट अस सपोज आगरा में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने जूस हैं, कितने सिख हैं, ठीक है, कितने ईसाई हैं, सब आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर उनमें कितने मोटे पतले, ओबेसिटी, कितने जो हैं एज के क्या क्या। लेकिन एक हिंदू का एक मुस्लिम के साथ क्या रिलेशन है, क्रिश्चियन का एक जूस के साथ क्या रिलेशन है, एक सिख का एक मुस्लिम के साथ क्या रिलेशन है, क्रिश्चियन का हिंदू के साथ क्या रिलेशन, वो तो तुमको सोशियोलॉजी में ही पढ़ना है, वो तुम्हें डेमोग्राफी नहीं बता सकती, ठीक है। तो सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी कई जगह पे कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इनमें अंतर भी है। तो अंतर जैसे मैंने आपको बताया वो अंतर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज़ को प्रपोज करने से पहले, जिनसे कि हम किसी भी सोशोलॉजिकल फिनोमिना को स्टडी कर पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ, हम जो है समाज को मैक्रो लेवल पे तोड़ते हैं। मैक्रो लेवल पे यानी कि आप जैसे अगर आगरा की स्टडी कर रहे हो तो आगरा के पूरे आगरा की स्टडी नहीं कर सकते हो ना, आप आगरा के किसी छोटे हिस्से की स्टडी करोगे, ठीक है, जिसको हम पहले कहते हैं पायलट स्टडी, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट होते हैं ना पहले, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट, फिर उसको आप जो है बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी अगर आपको सोशियोलॉजिकल फिनोमेना लगता है तो पहले हम उसको मैक्रो लेवल पे करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट सबसे पहले कहाँ जाते हैं, भागते भागते हुए जाते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देखने के लिए। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देखने के लिए मतलब कि अगर सोशियोलॉजिस्ट को जाके करनी है क्या, पावर्टी की स्टडी करनी है, ठीक है, पावर्टी यानी कि गरीबी की स्टडी करनी है, तो क्या सोशियोलॉजिस्ट आगरा के पॉश एरिया में जाएंगे, नहीं जाएंगे। सोशियोलॉजिस्ट सबसे पहले देखेंगे भैया डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या शो कर रहा है, कहाँ ज़्यादा गरीब हैं, कहाँ ज़्यादा स्लम हैं, तो वहीं जाएंगे हम, वहीं सबसे पहले जाके देखेंगे। उसी समाज में हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, पॉश कॉलोनी में नहीं कर सकते, साकेत में नहीं कर सकते, साउथ दिल्ली में नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे। डेमोग्राफिक एनालिसिस पहले से जो हमारे पास एक डेटा होता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल बन जाता है। टूल, समझे कि नहीं समझे। टूल ये हमारे लिए बनता है बहुत ही पावरफुल टूल, और इस पावरफुल टूल का यूज़ करते हैं सोशियोलॉजिस्ट, और सोशियोलॉजिस्ट इस पावरफुल टूल का यूज़ करके अपनी सोशियोलॉजिकल फिनोमेना देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मोस्ट पीपल टर्न टू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स,
but fail to consider the implication of expanding population in the European countries involved। तो हर कोई जो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा था, लेकिन किसी ने भी बात नहीं करी कि हाँ आगे आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी यूरोप की पॉपुलेशन। वो कैसे पता चला? डेमोग्राफिक एनालिसिस एक सोशोलॉजिस्ट के हाथ में पड़ गया, उसने पढ़ा और उसने अपना फिनोमेना दे डाला कि हाँ भैया जिस तरीके से हमको यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं डेमोग्राफी के, आगे आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या करके देगी? पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा मैम? हमको रिसोर्सेज चाहिए उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए। घर में अगर 2 बच्चे हैं तो आप ढंग से खाना खिलाएंगे, घर में अगर 2 की जगह 12 बच्चे हैं तो क्या करेंगे? खाना जो है मिठाई का एक डब्बा पता भी नहीं चलेगा 1 किलो का कहाँ ख़त्म हो गया, है ना। और अगर 2 बच्चे हैं तो वही मिठाई 3-4 दिन चल जाएगी, समझ रहे हो। तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, फूड के लिए बढ़ जाएगा, लैंड के लिए बढ़ जाएगा, ट्रेड रूट्स के ऊपर एक्सेस करने के लिए क्या बढ़ जाएगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा। बंदरगाहों यानी कि पोर्ट की जनसंख्या पोर्ट्स की संख्या बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी तो क्या होगा? अब अच्छा, ये पॉपुलेशन का एक्सपेंड होना वर्ल्ड वॉर 1 का पहला कारण तो नहीं था, ठीक है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब हर कोई कह रहा था कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, कोई कह रहा था डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं? वो अलग ही भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो क्या होगा? रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई होगी, और आगे चल के रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई होगी तो क्या होगा? सीधा डायरेक्ट रिलेट करो, हर देश की जो जनता है वो अपने पॉलिटिकल लीडर से पूछेगी कि भैया हमारे लिए रिसोर्स क्या है, कहाँ ना कहाँ हैं। और पॉलिटिकल लीडर क्या करेगा? पॉलिटिकल लीडर आके चल के क्या चलेगा? डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट में फंसेगा, और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो वॉर तो होगा ही होगा। तो कारण क्या है? जब घर में 2 ही बच्चे थे तो खिलाने की कोई टेंशन ही नहीं थी। घर में हो गए 20,000 बच्चे, मतलब देश के अंदर हो गए 20,000 बच्चे मान लीजिए, तो क्या हो गया? प्रॉब्लम आई। अब इनको खाना कहाँ से, दाना पानी इनका कहाँ से आएगा? तो प्राइमरी रीज़न नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 का बढ़ती हुई पॉपुलेशन, लेकिन इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर हमको समझाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितनी जो वर्ल्ड की इवेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में, और कोई भी सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने में हमको काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलती है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में या आपका कोई रिश्तेदार, ठीक है, इंटर रिलीजन लव मैरिज करके आ जाए। अब ये पहली बार तो नहीं हुआ, ठीक है, आप क्या कहोगे? छोड़ो मम्मी पापा, छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, पहली बार थोड़ी हो रहा है। देखो हमारे मोहल्ले में मैंने 10 नाम गिना दिए उंगलियों पे। तो ये जो 10 नाम हैं ये क्या है? ये डेमोग्राफिक्स है। ये 10 नाम आपका डेटा है, आपके सपोर्ट में, आपके फिनोमेना, आपकी किसी भी एक्टिविटी के सपोर्ट में ये डेटा है, उसके सपोर्ट में, ठीक है, समझे कि नहीं। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर बहुत हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, स्पेशली वो चीज़ अगर सोशियोलॉजिकल फिनोमेना हो, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी आस्पेक्ट हो, कोई भी फिनोमेना हो। तो स्टडी ऑफ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी है, इसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, इसकी जो रूट्स हैं, इसके समाज के अंदर जो जो बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की वजह से हों, चाहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हों, तो वो जो बदलाव हमने देखे, अर्बनाइजेशन को सोशियोलॉजिस्ट कैसे स्टडी कर पाएगा जब तक उसके पास डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स हमको वही देती है। हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं किंग्सले डेविस, उन्होंने कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश करी है आपको कि भैया डेमोग्राफी और सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, उसको समझने की कोशिश करो इन 5 पॉइंट से। कभी भी अगर डेमोग्राफी, आज तक मैंने तो अभी देखा नहीं है इसका हाल फिलहाल में कोई सवाल, लेकिन अगर कभी भी आता है, क्योंकि आए हैं, तो कभी भी आता है तो आप फेंक के मारिएगा ये स्लाइड को और बोल के आइएगा कि देखिए हमको ये सब पता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन, ठीक है, फर्टिलिटी दर, फर्टिलिटी रेट इज़ कनेक्टेड विद एटीट्यूड एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल, लोगों का एटीट्यूड कैसा है और लोगों का समाज किस तरीके का है, उसी से डिपेंड, उसी के ऊपर निर्भर है कि आप कितने बच्चे कर रहे हैं। गाँव में देखो, शहरों में अब लोग जो है 1 बच्चा या 1 से ज़्यादा 2, ठीक है, जो पढ़े लिखे आपकी एज के बच्चे हैं, यही है ट्रेंड, यही चल रहा है ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम, 100% की नहीं कर रहे। ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है? गांव में अभी भी चलो 2 या 3 से ज़्यादा अभी भी नहीं।
रिलीजन वाइज बात करें तो रिलीजन में आप देख सकते हैं, अब आपको सबको पता है, ठीक है, रिलीजन वाइज बात करें तो, और इसमें कोई वो नहीं है, संकोच नहीं है, अभी भी ये ऐसा डेटा कहता है कि मुस्लिम फैमिलीज़ जो हैं, ठीक है, वहाँ पर भी क्या है, फर्टिलिटी रेट हाई है, और हिंदू फैमिलीज़ में अभी फर्टिलिटी रेट कंपैरेटिवली पहले से कम है। अब पहले से क्यों कम है, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, ठीक है, दुनिया की क्यों करनी है, अपनी बात करो। तो मेरी नानी, ठीक है, मेरी नानी के 16-17 बच्चे हुए, जिनमें से 7 बचे, बाकी सब ख़त्म हो गए। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको इंडियन सोसाइटी में पहले भी पढ़ाए हुए हैं, अब जब इंडियन सोसाइटी आगे करेंगे तब भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो लिटरेसी नहीं थी, दूसरा पहले जो है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, मृत्यु दर ज़्यादा होने के की वजह से नहीं पता होता था कि बच्चा जिएगा या नहीं जिएगा, तो बच्चे करते जाते थे, अब उनमें से जो बच गए वो ठीक है, जो नहीं बचे वो ठीक है, समझे कि नहीं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में एटीट्यूड चेंज हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशन चेंज हुआ है, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों में माहौल में काफ़ी अंतर है फर्टिलिटी को लेके। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर क्या है इसमें, जो कि फर्टिलिटी रेट को जो है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है आज की डेट में, ये है विमेन का एजुकेशनल अटेनमेंट। जहाँ जहाँ आज की डेट में क्या, पहले भी जहाँ जहाँ जो है महिला शिक्षित होगी, ठीक है, वहाँ वहाँ फर्टिलिटी रेट को आप अलग तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जहाँ नहीं होगी वहाँ। तो विमेन का जो एजुकेशनल अटेनमेंट है या नहीं है, ये 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है फर्टिलिटी। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब ये नहीं है कि बस यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। परिवार में क्या ट्रेंड चल रहा है, एटीट्यूड क्या है, पुरुष का क्या एटीट्यूड है, उसको कितने बच्चे चाहिए। ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, ठीक है, किंग्सले डेविड कहते हैं, यूनिवर्सली नहीं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, मतलब 99.99%, 0.01 बच गए हैं, डिटॉल के कीटाणु इनको भी साफ नहीं कर पाए हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ये कहते हैं कि हाइयर लेवल जहाँ जहाँ विमेन की एजुकेशन का होगा, वहाँ वहाँ लो फर्टिलिटी रेट होगा, फर्टिलिटी रेट कम होगा। यानी कि पैदा तो कर सकते हैं, बायोलॉजिकली तो आप पैदा कर सकते हो 40-45 साल की उम्र तक, लेकिन करेंगे सिर्फ 2 या 3 ही, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एजुकेशन है ना आपके पास, आप समझते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी। सो इट इज़ नॉट हाउ एवर एजुकेशन इटसेल्फ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही है जो कि सारी करता धरता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुई है फर्टिलिटी। ये आपके समाज के फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, एसोसिएशन विद अदर फैक्टर्स भी है, ठीक है, जो कि फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। समझे कि नहीं समझे? आपके परिवार में किस तरीके की जो है ट्रेंड चल रहा है, एटीट्यूड क्या है, वो भी डिपेंड करता है, सिर्फ विमेन की एजुकेशन नहीं डिपेंड करती। पॉपुलेशन चेंजेस, किंग्सले डेविस कहते हैं कि भैया इसमें सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस दोनों ही तरीके के होते हैं, पॉपुलेशन चेंजेस जो है इससे रिलेटेड है। पॉपुलेशन में बदलाव तब आएगा जब आपके समाज में अगर बदलाव आ रहे होंगे तो पॉपुलेशन में आ जाएंगे। वही एटीट्यूड वाली बात, समाज कैसा है, समाज का एटीट्यूड कैसा है, मनोस्थिति कैसी है। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हैं, परिवार में आप कितना कमाते हैं, अगर कमाते हैं अच्छा खासा तो ऑब्वियसली आप बच्चों को शिक्षा अच्छी देनी चाहेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे कि आप अगर 1 लाख रुपए महीने कमाते हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, तो आपको पता है कि 2 बच्चों से ज़्यादा आप अच्छी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाओगे 3 बच्चों के लिए, ठीक है। डर्कहाइम और स्पेंसर दोनों ही इस चीज़ को मानते हैं। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लार्जली डिपेंड करती है, अगर किसी के भी मन में कोई भी शंका या सवाल हो, कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल आंसर यू, ठीक है। किसी को भी लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जो भी सवाल है आप डालिएगा, ठीक है। बहुत सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनके ऊपर डेमोग्राफी का ये ट्रांजिशन बदलाव जो है डिपेंडेंट होता है। तीसरा है मृत्यु दर। फर्टिलिटी की बात करिए तो मोर्टेलिटी की भी कर ही लो लगे हाथ, ठीक है, क्योंकि अगर जनसंख्या को बदलाव करने में पैदा होने वालों का हाथ है तो जनसंख्या में बदलाव मृत्यु होने वालों के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए ज़्यादा लोग मर गए तो फिर, तो मोर्टेलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन डेमोग्राफी, जो कि क्लोजली लिंक्ड है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ में। जैसे कि मैम आज की डेट में मोर्टेलिटी लेवल कम है, ठीक है, मोर्टेलिटी लेवल कम है किनका, डेथ रेट की अगर आप बात करें ओवरऑल कम हो रहा है। ओवरऑल की बात क्यों? क्योंकि मैम हॉस्पिटल अच्छे हैं, मेडिसिन और मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले से अच्छी हैं। लेकिन अगर बात करें मैम नवजात शिशु की मृत्यु दर की, तो वो अभी भी जो है काफ़ी है। उसके पीछे कुपोषण एक रीज़न है, और यही कहते हैं ना कि हेल्दी माँ होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल लेवल
वेल्थ, आपके पास में पैसा है कि नहीं है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान रखने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए, उसकी हेल्थ को प्रॉपर जो है ठीक रखने के लिए आपके पास में उतना पैसा है कि नहीं है, ठीक है। रेस क्या है आपकी, रेस है ना। सोशल नेटवर्क्स कैसे हैं, और आपकी सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी कहते हैं कि कितना आप अपने समाज से जुड़े हुए हैं, कितना आप अपने समाज से बंधे हुए हैं, ठीक है, कितना आप अपने समाज के साथ में यूनाइटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं काफ़ी सारे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को क्या करने में, एक्सप्लेन करने में मोर्टेलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर फोर्स किस तरीके का है आपके देश के अंदर, डर्कहाइम की डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी से किंग्सले डेविस ने रेफरेंस लेके कहा है कि लेबर फोर्स भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर होता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का, जहाँ पे आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बीच में आप जो है यहाँ पर संबंध बता सकते हैं। जैसे कि जिस देश में लेबर फोर्स, ठीक है, बिलो एवरेज पैसा कमाने वाले होगा, जैसे कि जो देश गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पे आप देखो वहाँ पर जो है आपका पॉपुलेशन ट्रांजिशन कैसा है, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ट्रांजिशन नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे देश हैं, जो विकसित देश हैं, जहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, जहाँ पर और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं, वहाँ पे जहाँ पे लेबर फोर्स काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है, एवरेज कमा रहा है या मोर देन एवरेज कमा रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको पॉपुलेशन स्ट्रक्चर अलग देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ा जो है फैमिली, फैमिली एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि डेमोग्राफिक बिहेवियर को दिखाता है, आपकी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है। अगर आपको किसी सोसाइटी में जाके देखना है तो सोसाइटी में रहने वाले परिवार के लोगों के मन की स्थिति के अंदर घुसना पड़ेगा उसकी मन की स्थिति के अंदर, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं समझे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नॉट मेयरली बायोलॉजिकल फिनोमिना, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ठीक है, कि मेल और फीमेल मिले तो रिप्रोडक्शन हो गया। ये बहुत बड़े इसके पीछे सोशल फिनोमिना लगे हुए हैं, समझे कि नहीं समझे। सोशल फिनोमिना लगे हुए हैं, जैसे कि हम तो तभी रुकेंगे जब लड़का होगा, एक लड़की हुई, फिर 2 लड़की हुई, फिर 3 लड़की हुई, फिर 4 लड़की हुई, फिर 5 लड़की हुई, फिर लड़का हो गया। ये लड़के होने के बाद जब जो है आप जाके रुके, जस्ट बिकॉज कि आपको एक लड़का चाहिए था तो 5 लड़कियाँ, ठीक है, आपके पास है, ठीक है। अब ये वांटेड है अनवांटेड है आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये अगर लड़का पहले ही हो जाता, ये अगर पहले ही हो जाता शायद, तो 1 2 3 4 5 बार जो है ये कार्यक्रम नहीं दोहराया जाता, समझे कि नहीं समझे। तो 5 लोग बढ़ गए, जनसंख्या में 5 लोगों की वृद्धि हो गई, समझे कि नहीं समझे। तो ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, हमें तो लड़का चाहिए, चाहे वही लड़का बाद में चल के सिर्फ फोड़ेगा, ठीक है। सोशल फिनोमेना बहुत हैं, और ऐसा आमतय है, लड़के इसको अपने ऊपर ना लें, कृपया करके ऐसा ना करें, ठीक है। ये एक जनरल स्टैंडर्ड है समाज का। तो डेमोग्राफी एक ऐसा प्रिंसिपल एलिमेंट है सोशियोलॉजी को समझने के लिए, जहाँ पे हम सोशियोलॉजी के थ्रू डिस्कशन करते हैं फैमिली के ऊपर, सिटी के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के ऊपर। इन सब के लिए हमें डेमोग्राफी चाहिए ही चाहिए, मांगता ही मांगता है। समझ में आई बात कि नहीं आई, तो ये पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। डिफरेंसेस क्या हैं आप पढ़ सकते हैं कि पॉपुलेशन एक ग्रुप है सोशल बीइंग्स का, ह्यूमन बीइंग्स का, जबकि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी डेमोग्राफी में आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हो, पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ सोशल बीइंग्स, जबकि सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, सोसाइटी की स्टडी है, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ पॉपुलेशन, जो कि उस पॉपुलेशन के द्वारा समाज बना है, उस समाज के इंटर रिलेशनशिप्स की क्या है, स्टडी है। तो दोनों के जो एम हैं वो बहुत अलग अलग हैं। इसमें सिर्फ आप डेमोग्राफिक्स में सिर्फ आप नंबर्स की चर्चा करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स में, और इसमें आप जो है सोशियोलॉजी में इंटर रिलेशनशिप की और मनोस्थिति बिहेवियर्स वगैरह की चर्चा करते हैं। सोशियोलॉजी स्टडी है सोसाइटी की एज अ होल सिस्टम, जबकि डेमोग्राफी जो है सिर्फ एक टाइप बताता है, ठीक है, टाइप्स, ठीक है, किसी भी चीज़ के टाइप हो सकते हैं, मृत्यु दर के टाइप, जन्म दर के टाइप, ठीक है, रिलीजन के टाइप, ऐसी चीज़ें। डेमोग्राफिक स्टडी जो है स्टैटिस्टिकल है, डेटा के ऊपर चलती हैं, जबकि सोशियोलॉजी थ्योरेटिकल भी है और क्वालिटेटिव भी है, समझे कि नहीं समझे, थ्योरेटिकल है और क्वालिटेटिव है। सोशियोलॉजी और डेमोग्राफिक आपस में इंटरलिंक तो हैं, इंटरलिंक्ड होकर ये एक्सप्लेन करती हैं, हेल्प करती हैं एक दूसरे की, टू एक्सप्लेन ईच अदर। सोशियोलॉजी जो है डेमोग्राफिक्स को एक्सप्लेन करता है, समाज का अध्ययन बताता है कि किस वजह से समाज में ये परिवर्तन आ रहे हैं
और जो समाज की जो डेमोग्राफिक है, पॉपुलेशन ट्रांजिशन की जो स्टडी है, वो बताती है कि समाज में ये परिवर्तन आए हैं, इसकी वजह से समाज में अब ये रिलेशनशिप आगे इस तरीके से चलेंगे, एज वेल एज ये सोसाइटल लेवल पे एक्शन लेने के लिए भी काम आते हैं। जैसे सोशियोलॉजी कैन सजेस्ट प्रॉब्लम्स टू डिक्रीजिंग द सेक्स रेशियो, कि ये सेक्स रेशियो डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, ये सजेस्ट कर सकता है कि क्या अगर सेक्स रेशियो घट गया, हमारा सेक्स रेशियो यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच का जो अंतर है नंबर ऑफ पीपल का, अगर वो और ज़्यादा कम हो गया, कम इन द सेंस कि उसके बीच में फासला बढ़ गया, फासला गैप बढ़ गया, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हमें सोशियोलॉजी समझाएगा। प्रॉब्लम्स क्या आएंगी ये हमें सोशियोलॉजी समझाएगा। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कि सेक्स रेशियो इज़ डिक्रीजिंग, हमें क्या है, डेमोग्राफी की स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि सेक्स रेशियो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है, तभी तो सोशियोलॉजिस्ट अपना काम कर पाएंगे। तो दोनों ही साइंस एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट है, ठीक है, और कोई भी एक दूसरे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स लाइक कि मतलब राम विष्णु की पूजा शिव जी जो है विष्णु की पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, और विष्णु जी जो हैं शिव जी की पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, और दोनों कहते हैं कि नहीं, हम में से कोई भी जो है बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। इट्स लाइक दैट। बात करते हैं लास्ट में सोशियोलॉजी और एथिक्स की, है ना। एथिक्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो सोशियोलॉजी के बारे में तो हमने घोट के पी लिया है, इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये जो है रिलेटेड है ऑल टाइप की सोशल साइंसेस से क्लोजली, और इसलिए जो है ये एथिक्स को कैसे छोड़ सकती है, उसको भी अपने साथ लेके ही चलेगी। तो अलग अलग सोशल साइंसेस जो हैं आपस में इंटर रिलेट तो करती ही हैं, और इन सब के बीच में कोई ना कोई इंटर रिलेशनशिप होता ही है। इसीलिए सोशियोलॉजी और एथिक्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप है। जब आप अपने सवाल की शुरुआत करें, है ना, आंसर की, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो बस आप एथिक्स की जगह वो नाम डाल दीजिएगा, है ना। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ऑल अदर सोशल साइंसेज एंड सो ऑल्सो विद एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, डेमोग्राफिक्स / different social sciences are interrelated, hence there exists some interrelationship between sociology and other social sciences। नाम लिख देना, फिर आप उसकी डेफिनेशन बता देना जो दूसरी सोशल साइंस है, क्योंकि सोशियोलॉजी की तो आप बता ही चुके हैं। एथिक्स इज द साइंस ऑफ मॉरलिटी, ठीक है, समझ गए, साइंस ऑफ मॉरलिटी कहते हैं इसको। एथिक्स जो है गुड और बैड, है ना, से डील करती है, पाप और पुण्य से डील करती है, राइटनेस और रॉन्गनेस से डील करती है, इंसान के जो कर्म हैं उनमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कर्मा से रिलेट करती है, ठीक है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इससे रिलेट करती है। तो ये एक सोशल एक्शन है बेसिकली। अगर समझ गए तो सही करना, गलत करना, अच्छा करना, बुरा करना, पाप करना, पुण्य करना, ये क्या है, सोशल एक्शंस हैं। तो ये हमारे सोशल एक्शंस को कंडीशनिंग करती है। तो एथिक्स का एम क्या है, एथिक्स का एम ये है कि हम जो हैं एथिकल बन के रहें, यानी कि जो सत्य के जो आइडियल्स हैं उनको हम माने, उनके नक्शे कदम पे चलें, यानी कि हम फेयर प्ले करें। फेयर प्ले मतलब कि आपको जो है सही कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, अनटिल अनलेस, जब तक आप किसी ऐसी स्थिति में ना फंस जाएं कि अब तो कोई चारा ही नहीं है। तो एथिक्स वांट इंडिविजुअल टू बी एथिकल, हमको उसके लिए एथिकल बनना पड़ेगा। एथिकल बनने के लिए विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब जुड़ गया ये सोसाइटी का, आ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आ गया कि नहीं आया। तो एथिक्स में हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं इंडिविजुअल से कि वो एथिकल रहे, राइटनेस को चूज़ करे, और राइटनेस को चूज़ करेगा तो वो समाज के इंटरेस्ट में होगा। एथिक्स जो है एक लाइट, प्रकाश डालती है हमारी मॉरल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल पे और हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस पे। एथिक्स जो है इसीलिए नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब कि इसके अंदर काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स मतलब रूल रेगुलेशंस हैं। रूल रेगुलेशन जो कि हमको राइट करने के लिए या फेयर प्ले करने के लिए बाध्य तो नहीं करते खैर, लेकिन हमको उत्साहित करते हैं, ठीक है, एंकरेज करते हैं। इसीलिए एथिक्स जो है स्टडी करता है इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल को यहाँ पे एथिक्स के अंदर हम क्या मानते हैं, अ मॉरल एजेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यही मॉरल एजेंट क्या करेगा, मॉरल राइटनेस की चीज़ें करेगा। तो सोशियोलॉजी और एथिक्स बहुत ही सही है, आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, सोसाइटी का हिस्सा है, और ह्यूमन बीइंग अगर सही करेगा तो वो इंटरेस्ट में है सोसाइटी के, और गलत करेगा तो इंटरेस्ट में नहीं है सोसाइटी के।
तो एथिक्स चाहता है इंसान से कि इंसान एथिकल हो, अच्छे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं यहाँ पर समाज में हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं, और वही एक इंडिविजुअल की सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं, और वही बनाते हैं सोसाइटी की सॉलिड फाउंडेशन। जैसे माँ बाप कितने भी मक्कार हों, मक्कार इन द सेंस कितने भी गलत हों, है ना, कितने भी गलत हों, बच्चे को हमेशा अपने सही ही सिखाएंगे। जब बच्चा छोटा होगा तो उसको हमेशा सही सिखाएंगे। बच्चे को बचपन में माँ बाप कितने भी भ्रष्ट हों, मान लीजिए सरकारी नौकरी का बाबू है, क्लर्क है, बहुत भ्रष्ट है, कभी भी अपने बालक को ये नहीं सिखाएगा बच्चे को कि तुम बड़े होकर चोरी करना, अभी से चोरी करने लग जाओ, है ना, बड़े होके क्योंकि तुमको मेरी तरह चोरी करनी है, ठीक है, गबन करना है, हड़पना है सरकारी खजाने में से। कोई नहीं सिखाता, ठीक है, कोई सिखाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को समाज के अंदर अगर हर कोई चाहता है कि एक सॉलिड फाउंडेशन बने, तो इंडिविजुअल की और सोसाइटी की भी तो अच्छी एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं हमको प्रोवाइड करने होते हैं। सोसाइटी जो है उसको बिलीव कराती है, ठीक है, कि सच बोलोगे तो भगवान जी खुश होंगे बेटा, ठीक है, सच बोलोगे तो भगवान जी आपको ये करेंगे, किसी की हेल्प करोगे तो कोई तुम्हारी हेल्प भी करेगा, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। ये समाज ही है जो हमें विश्वास दिलाता है, ठीक है। बाकी हम बड़े होकर देखते हैं कि जो इंसान जितना अच्छा था उसके साथ उसके जीवन में उसे उतने ही कष्ट मिल रहे होते हैं। खैर वो एक अलग बात है, ठीक है, अच्छे का कभी बुरा नहीं होता भगवान के घर में। अब ये भी समाज ही हमें सिखाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है, ईश्वर की लाठी पड़ती तो है देर से लेकिन उसमें आवाज़ नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमें समाज सिखाता है। इसीलिए एथिक्स और सोसाइटी, एथिक्स और सोशियोलॉजी गो टुगेदर, मतलब साथ साथ चलते हैं। इंडिविजुअल गुड मस्ट बी इन द हार्मनी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का अच्छा या उसका हित जो है शांति और समृद्धि में ही है जनरल। और अगर शांति और समृद्धि होगी इंडिविजुअल की लाइफ में तो समाज भी, हर इंडिविजुअल की लाइफ अगर अच्छी हो जाए तो समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों रिलेटेड हैं। एज अ सोशल एनिमल अगर हम बात करें मॉरल वैल्यूज़ की, तो इंसान जो है धीरे धीरे बचपन से मॉरल वैल्यूज़ जो हैं एक्वायर करता है, और बाद में चल के वही बच्चा बड़े सोशल ग्रुप का, सोसाइटी का मेंबर बनता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। और स्कॉलर्स जो हैं इसी चीज़ को लेकर आगे एथिक्स की स्टडी करते हैं और एथिक्स को मानते हैं। क्या scholars, this led many scholars to consider ethics as a branch of sociology। ethics क्या है? सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है, याद रखिएगा। डिफरेंसेस क्या हैं इसके बीच में कि भले ही ये ब्रांच हो, है ना, भले ही ब्रांच हो, है ना, एक माँ बाप के चार बच्चे एक माँ बाप की ब्रांचेस ही समझ लो, लेकिन ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी आपस में अलग अलग हो सकती हैं। जी हाँ, हो सकता है कई बार बच्चे और माँ बाप की सोच भी ना मिले, है ना। तो एथिक्स भले ही सोशियोलॉजी की ब्रांच हो, लेकिन एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी सोशियोलॉजी क्या करता है, ये ग्रुप के लिए कंसर्न है, ना कि इंडिविजुअल के लिए। लेकिन एथिक्स जो है इंडिविजुअल के लेवल पर बात करता है, इंडिविजुअल की मॉरलिटी और उसकी राइटनेस की बात करता है। कोई इंडिविजुअल हो सकता है ज़्यादा मॉरल हो, ज़्यादा मॉरली करेक्ट हो, कोई इंडिविजुअल कम मॉरली करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब राम जो हैं, राम, लॉर्ड राम, वो हर जगह अपनी लाइफ में मॉरली करेक्ट बनने की कोशिश करें, लेकिन उन्हीं का दूसरा अवतार, विष्णु का ही दूसरा अवतार कृष्ण, उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से मॉरली करेक्टनेस को अपनाया, ठीक है। जब उन्हें लगा कि भैया अब हमें रण छोड़ के भाग जाना चाहिए, मथुरा के युद्ध में भाग जाना चाहिए जरासंध के विपरीत, तो भाग भी गए, जबकि शोभा नहीं देता एक योद्धा को रण छोड़ के भागना, ठीक है, मॉरली करेक्ट नहीं है। लेकिन इसीलिए रणछोड़ दास कहलाए, रणछोड़, समझे कि नहीं समझे। तो मॉरली करेक्ट होना ये इंडिविजुअल के ऊपर है, कितना होना है उसको, एथिक्स है ये। और सोशियोलॉजी जो है ग्रुप में डील करती है, इंडिविजुअल के रिलेशनशिप विद अदर सोशल बीइंग्स एंड सोसाइटी से डील करती है। सो सोशियोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस, जबकि एथिक्स क्या है, एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है, याद रखना, ठीक है। आज खोजना जरा गूगल पे नॉर्मेटिव साइंस किसे कहते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। स्कोप सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा है, एथिक्स का बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये हर व्यक्ति की अपनी सोच के हिसाब से है। सोशियोलॉजी स्टडी करती है इंडिविजुअल की, उसके रिलेशन की, सोशल रिलेशन की। एथिक्स स्टडी करता है मॉरल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल की। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी वेयर एथिक्स इज़ द साइंस ऑफ मॉरलिटी, ठीक है। ये शायद रिपीट हो गया, देख लेना। अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, टॉपिक हो गया आपका ख़त्म। उसकी थोड़ी सी समरी कर देते हैं, रीसेंट व्यू देख लेते हैं, रिलेशनशिप क्या है सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज में।
क्योंकि आपको डायरेक्टली आ गया एक क्वेश्चन जो कि आया भी हुआ है, डायरेक्टली आपसे पूछा है। अब आप हर एक में से थोड़ा थोड़ा लोगे तो कैसे आंसर बनाओगे? इसीलिए डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, तो आप जो है यहाँ से लिख के आना, यहाँ से मतलब डायरेक्टली यहाँ से मत चेप के आना, थोड़ा सा सोशियोलॉजी के बारे में बताना, ठीक है, और भी साइंसेस के बारे में बताना। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितनी भी सोशल साइंसेज हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में स्टडी करती हैं सोशल फिनोमिना की। जितनी भी सोशल साइंसेज हैं सारी की सारी शेयर करती हैं सेम सब्जेक्ट को, सोसाइटी के ऊपर जो है किसी न किसी एस्पेक्ट में करती है। कोई इकोनॉमी, सोसाइटी की इकोनॉमी देखता है, कोई सोसाइटी का पॉलिटिकल बिहेवियर और गवर्नेंस देखता है, कोई सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करता है साइकोलॉजी में, कोई फिलॉसफी में कुछ और करता है, एथिक्स में कुछ और करता है, लेकिन सबका जो है एटीट्यूड अलग है, मतलब तरीके अलग हैं। और यही इन तरीक़ों के बीच में क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, इन सोशल साइंसेस के बीच में डिफरेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको सोशोलॉजिस्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सोशल साइंसेस जितनी भी हैं, सोशल साइंसेज आर यूनाइटेड एंड दिस यूनिटी इज़ नॉट इमेजिनरी। आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इट इज़ अ डायनामिक यूनिटी, ठीक है, ये बदलती रहती है एस्पेक्ट्स पे और डिफरेंट पार्ट्स पे, एंड एवरी पार्ट इज़ नेसेसरी फॉर अनदर एंड ऑल अदर पार्ट्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स अगर ज़रूरी है सोशियोलॉजी के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस भी ज़रूरी है सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए। और इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस पे भी डिपेंड करती है बेटा। क्यों? क्योंकि आपके देश की सरकार कैसी है वही निर्धारित करेगी आपके देश की अर्थव्यवस्था कैसी जाएगी। तो हर सोशल साइंस आपस में इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के लिए ये ज़रूरी भी हैं। वन कैन नॉट डिनाई द डिज़ायर्ड एंड नेसेसरी यूनिटी, ठीक है, हर एक के बीच में, इन सब के बीच में यूनिटी है और इस यूनिटी को आप जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी रिलेशनशिप, इस तरीके से आप इसको समझा के आएंगे। इन रीसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के कुछ सालों में सोशल साइंटिस्ट लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि हमको जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए विस्तृत रूप से सोसाइटी की, जिससे कि हम जो है जो कि टुकड़ों में ना हो, फ्रेगमेंटेड मैनर में ना हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, विस्तृत रूप से हो, जिससे कि हम इसके लिए हमको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस के, ठीक है, अलग अलग जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे डिसिप्लिन्स को आपस में रख के हमको सबको साथ में यूनाइटेडली पढ़ना चाहिए। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ सोशल साइंस। रिसेंट ईयर्स में यही हुआ है, जब जहाँ पर एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो है वो भी इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है और एक इकोनॉमिस्ट जो है वो सोशियोलॉजी की स्टडी करता है, एक सोशियोलॉजिस्ट जो है डेमोग्राफिक्स की स्टडी करता है। तो इस तरीके से और मतलब हर कोई जो है दूसरी साइंसेस का हेल्प लेकर क्या कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को। नाउ सोशियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एथिक्स एंड many more other sciences share most of their views and methods। तो इसी तरीके से रिसेंट ईयर में ये अपने व्यूज़ को, अपने मेथड्स को शेयर कर रहे हैं आजकल। समझे कि नहीं? लिख के आ पाओगे कि नहीं? ऐसा एक क्वेश्चन आया है, अभी दिखाऊंगा आपको। समरी पूछे कोई, समरी तो इन रिलेशनशिप की समरी बता दो फटाफट से, यही आ गई है, इसको लिख सकते हैं कि माना के रूट्स जो हैं सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स की सिर्फ और सिर्फ ग्रीक और रोमन फिलॉसफी की जड़ों में मिलेंगी आपको। सोशियोलॉजी की जो रूट्स हैं आपको यहीं मिलेंगी, यूरोपियन, ग्रीक और रोमन फिलॉसफी में, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी जब इमर्ज हुआ एज अ न्यू डिसिप्लिन, तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जब हुआ 1815 के आसपास, तो ये जो शुरू हुआ था, रूट्स तो इसकी बहुत पुरानी मिल जाएंगी आपको, 14-15 सेंचुरी की रूट्स मिल जाएंगी। लेकिन जब ये डिसिप्लिन शुरू हुआ, समरी है ये, तो ये डिसिप्लिन शुरू हुआ एज द रेस्पॉन्स ऑफ क्राइसिस कॉज्ड बाई फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसी के बाद समाज में कियोस आया था, उसी के बाद समाज में हड़कंप आया था फ्रांस के और यूरोप के। तभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ, तभी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, ठीक है, याद है ना, हमने देखी थी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, ठीक है। तो फ्रेंच फिलासफर अगस्त कॉम्टे जो है सबसे पहले उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म दिया था और उन्होंने जो है बताया था कि हाँ भाई हमको क्या पढ़ना चाहिए, समाज को अध्ययन करना है, कैसे करना है ये हमने बाद में जाना, बाद में सीखा। तब तक तो सब उनको हल्के में ही ले रहे थे। लेकिन जब फ्रांस की और यूरोप की ये स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोग कि ये क्यों हो रही है, तब जाके हमें समझ में आया कि कॉम्टे बाबा एक दिन जब कह के गए थे कि समाज की स्टडी करो, तब हमने सोचा नहीं, लेकिन अब हमें कर लेना चाहिए। तो सोशियोलॉजी की ओरिजिन से पहले समाज में और भी बहुत सारे साइंस थे, ठीक है।
समाज को हम पढ़ते थे रिलीजन के थ्रू, समझते थे रिलीजन के थ्रू, फिलॉसफी के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू, पॉलिटी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू समझते थे। लेकिन समाज को समाज के थ्रू कोई नहीं समझता था, ठीक है। इसीलिए कॉम्टे ने बोला था कि समाज की साइंटिफिक स्टडी करो। वो चाहते थे कि एक नई साइंस डेवलप हो जो कि सिर्फ और सिर्फ समाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, जैसे कि बाकी सारी फिजिकल साइंसेज हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है पॉजिटिव फिलॉसफी नाम का एक अपना बुक लिखा, मतलब जहाँ पे इनकी सारी ये थॉट्स लिखी हुई हैं। और उसके अंदर कॉम्टे ने पॉइंट आउट किया कि भैया हमको एक क्रिएशन है, हमको ज़रूरत है एक क्रिएशन की, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। कौन सा गाना है? ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, ठीक है। किस चीज़ की? एक साइंस ऑफ सोसाइटी की। और साइंस ऑफ सोसाइटी को इन्होंने सबसे पहले सोशल फिजिक्स बोला था, क्योंकि ये बाकी फिजिकल साइंसेस को देखकर मतलब एक नया साइंस बनाना चाहते थे, तो सोशल फिजिक्स बोला था। बाद में इन्होंने इसको सोशियोलॉजी का नाम दिया। समझे कि नहीं समझे? तो ये सोशल फिजिक्स था पहले कॉम्टे के हिसाब से। और ये चाहते थे कि यहाँ पर ये एनालिसिस करें और एक्सप्लेन करें जितने भी सोशल फिनोमेना को इस साइंस के अंदर, ठीक है। समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब समरी के अंदर ये 4 पॉइंट हैं, ऐसे ही ये बहुत सारे पॉइंट हैं जितना भी हमने पढ़ा है। इंडिया के अंदर सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की 1907 के अंदर। समराइज़ किया है मैंने, कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्टे का मानना था कि इंसान जो है मास्टर बन सकता है अपनी सोशल डेस्टिनी का, समाज को बदल सकता है अगर जो है वो साइंस ऑफ सोसाइटी को डेवलप कर ले, ठीक है। समाज के फिनोमेना को समझने की कोशिश करे तो समाज को भी बदल सकता है। और सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी बनी सोशल रिलेशनशिप के बीच में जो बदलाव हैं उनकी, वेराइटीज़ हैं उनकी, और जो भी फॉर्म है, जो भी इफ़ेक्ट्स का अफेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, उन चीज़ों की। तो सोशियोलॉजी जो है लैटिन वर्ड सोसाइटस से बना हुआ है, लॉगस और सोसाइटस, जिसमें एक का मतलब है सोसाइटी और एक का मतलब है स्टडी ऑफ साइंस। तो इसकी शुरुआत कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भारत के अंदर हुई। जो प्राइमरी आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं यूरोप के अंदर, या फिर आप ये कहें कि वर्ल्ड वाइड जो हैं प्राइमरी, वो ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल डर्कहाइम, स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टेलकट पर्सन, ये सब हैं जिनको आगे वाले हम समय में पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की फाउंडेशन रखी एक एक करके। और इन जितने भी ये फाउंडर हैं, ये बेसिकली 2 थॉट प्रोसेस में बटे हुए हैं बेटा। उन थॉट प्रोसेस में को कहते हैं स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। एक का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है फॉर्मलिस्टिक, और एक का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है सिंथेटिक स्कूल। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट स्कूल, ठीक है, फॉर्मलिस्टिक या स्पेशलिस्ट, और एक का है सिंथेटिक। याद रखना इस बात को। तो ये है अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्ट क्या है, सिंथेटिक्स क्या है, ठीक है, कौन कौन किस में बिलोंग करता है, कौन किससे बिलोंग करता है। तो फॉर्मलिस्टिक जो है उसमें सोशियोलॉजी को एक प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस मानते हैं। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी का किसी और से कोई संबंध ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ, क्योंकि इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, तो आप कुछ और नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आप सोशल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों की ही ज़रूरत होगी। तो आप सोशल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हो ऐसे करके, है ना। आप सोशल पॉलिटिक्स नहीं पढ़ सकते हो ऐसे करके, क्योंकि इंडिपेंडेंट साइंस बोल रहे हैं, इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। तो जॉर्ज सेमिल, मैक्स वेबर, वॉन वेज, ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो हैं फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हैं, जो कहते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप लिमिटेड है, ये प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस है, इसका बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। एक है सिंथेटिक वाले। सिंथेसिस का मतलब समझ में आता है ना, हाँ, पानी आया, फिर अदरक डाला, फिर पत्ती डाली, चीनी डाली, इलायची डाली, सिंथेसिस कर दिया, घोल बना दिया आपने पूरा, ठीक है। पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा मिक्स कर दिया। अब कितनी भी कोशिश कर लो, रूह अफ़ज़ा को अलग और पानी को अलग नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक सिंथेसिस है, सोशियोलॉजी एक मिश्रण है सोशल साइंसेस का, और इसीलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इमाइल डर्कहाइम हो, हॉबहाउस हो, पी ए शॉर्किन हो, ठीक है, एलेक्स इंकिल्स हों, मॉरिस गिन्सबर्ग हों, ये सारे के सारे लोग वो हैं जो कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों ही व्यूज़ आपस में अपोजिट हैं, और दोनों ही जो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी को अपने अपने हिसाब से देखते हैं, ठीक है। एक ग्रुप के हिसाब से सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है, और इसमें कौन है, कॉम्टे, डर्कहाइम, ये सब जो हैं साइंटिफिक मेथड यूज़ करने वाले और अडोप्ट करने वाले सोशियोलॉजिस्ट हैं। जबकि दूसरा जो ग्रुप है, वहाँ पर जब हम बात करेंगे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर की, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है ही नहीं, ठीक है, सोशियोलॉजी एक साइंस है ही नहीं, सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं। नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जिसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं।
तो सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है और ये एक अप्लाइड साइंस नहीं है। अप्लाइड साइंस क्या है, जिसमें आप क्या कर सके, फॉर्मूलेज को, लॉज को अप्लाई कर सको, हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोशियोलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, कुछ लोग ये भी कहते हैं, और इसीलिए इसका जो है, जो अपने सिंथेटिक स्कूल वाले हैं वो कहते हैं, इसीलिए इसका रिलेशनशिप है बाकी सारी की सारी अदर साइंसेस से। जैसे कि जी वॉन ब्लो हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो घर से सोच के आया हूँ कि मैं मानूंगा नहीं, कि टू एक्सेप्ट सोशियोलॉजी एज अ साइंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिस्ट्री। ये कहते हैं कि मैं तो हिस्ट्री से अलग ही नहीं मानता हूँ। हिस्ट्री क्या है, बस आपको पास्ट के बारे में बताती है, सोशियोलॉजी आपको प्रेजेंट की सोसाइटी के बारे में बताता है, बस इतना ही अंतर है। हिस्ट्री आपको पास्ट सोसाइटी, पास्ट इवेंट्स के बारे में बताती है, ठीक है। सोशियोलॉजी आपको प्रेजेंट सोसाइटी, प्रेजेंट इवेंट्स, प्रेजेंट ट्रांजिशंस के बारे में बताता है, बस इतना अंतर है। बोले कि मैं तो अलग से मानूंगा ही नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ये हिस्ट्री का ही जुड़वा भाई है। ये कहते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, समझे, शक्तिमान है गंगाधर ही। सिम्पसन कहते हैं कि सोशल साइंसेज आर यूनाइटेड, एंड इसकी यूनिटी को जो है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतनी यूनिटी है सोशल साइंसेज में। इसका मतलब ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड हैं, समझे। तो ये हो गई है जी आपकी समरी सोशियोलॉजी के बारे में, ये हो गया आपका टॉपिक ख़त्म, ठीक है। साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी में, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी वाला टॉपिक कर लेना, समझे कि नहीं समझे। और ये रहा आपका वो सवाल, डिस्कस द चेंजिंग इक्वेशन ऑफ डिसिप्लिन्स। तो हमने यहाँ पर देखा है रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, लेकिन चेंजिंग इक्वेशन क्या है हर एक में मैंने बताई है आपको, ठीक है। अब कुछ सवाल और देखते हैं, ये तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर ही दिए थे। डिफरेंसेस कंपैरिजन करो इकोनॉमिक्स और इसका। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज़ फ्रूटलेस, बता दिया था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कैसे जो है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में रोल प्ले किया, ये भी बता दिया था, ठीक है। और 2 बार आया है ये, अच्छा ये सॉरी ये कॉपी हो गया, ठीक है जी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो फटाफट से लिख दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या सोच रहे हो तुम, फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं फटाफट से, ठीक है। जीवन का असली सार यहीं दिखेगा आपको, जीवन का असली सार आपको यहीं दिखेगा बेटा। कहाँ, इधर, किधर, इधर, कहाँ गया सोशियोलॉजी, ये रहा सोशियोलॉजी में पेपर कहाँ गए, 2020 पेपर 1, ये देखो, ये है आपका पेपर 1 2020 का, ठीक है। पेपर 1 3 घंटे, ध्यान से देखिएगा, गौर से मित्रों, भूल न जाना। ये रहा पेपर 1, ठीक है। अब नीचे चलो जरा, सवाल नंबर 1, हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट पूछ रहा है आपसे, लेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्योंकि हमको पहले ये तो पता था कि व्हाट टू स्टडी, लेकिन हाउ टू स्टडी, कैसे कैसे इंटेलेक्चुअल फोर्सेस जो है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को लीड किया, वो आपसे पूछा है। विवेचना करो 10 नंबर में, कर दोगे, ठीक है। अब नॉर्म्स वैल्यू फैक्ट जब पढ़ाऊंगे यूनिट 2 में तब इसको बताऊंगी। वैल्यू फ्री साइंस कैसे है, वैल्यू फ्री, ठीक है। ये अगला यूनिट नंबर 2 है। ये रिसर्च मैथोडोलॉजी से डायरेक्ट सवाल है। मैथोडोलॉजी एक सिस्टम है, रूल का, प्रिंसिपल का, प्रोसीजर का, विच फॉर्म्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो कि सोशियोलॉजी के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन देता है। ये जब हम रिसर्च मैथोडोलॉजी करेंगे तब विस्तार में समझाऊंगे, ठीक है। पैटर्न वेरिएबल वगैरह डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट पेपर 1 में डायरेक्ट सवाल आते हैं 80%। एनालाइज करें रिलीवेंस ऑफ पैटर्न वेरिएबल को। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कंपलसरी होता है, इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10-10 नंबर के, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं शुरू की 4-5 जो है यूनिट से। आर के मर्टन भाई साहब, इसको 2020 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया, समझ रहे हैं आप इसकी कितनी ज़रूरत है, कहाँ क्यों नहीं चल रहा है ये। चलो खैर, चल नहीं रहा है अभी, हाँ ये रहा, शायद अब चल जाए। भाई साहब चल ही नहीं रहा है, मान के ही तैयार नहीं है। पेन, अब तो चल जा बेटा। हाँ, आर के मर्टन 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर गायब भी कर दिया इसने। ये रहा,
फिर आपसे पूछा है, ये सवाल अच्छा है, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा लगाना है यहाँ पे दिमाग। डेमोक्रेसी एज एन ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में ऑर्डर बनाने के लिए डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर द फैक्टर प्रिवेंटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। तो ये जो है आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स, थोड़ा सा गवर्नेंस और थोड़ा सा जो है सोशियोलॉजी आपको लगा के जो है ये सवाल का आंसर देना है। इसको मैं कराऊंगा अच्छे से, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, इस सवाल को मैं कराऊंगा। इसके बाद आते हैं, ठीक है, डर्कहाइम डायरेक्ट थिंकर से आया है क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, ठीक है, और डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अक्रॉस रीजन मैरिज, इंटर रीजन, अक्रॉस रीजन मतलब क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली की लड़की है और राजस्थान के एकदम ठेठ इलाके में उसकी शादी हो जाए, ठेठ मतलब एकदम एकदम राजस्थान का एकदम क्या कहते हैं मतलब कोर रीजन, ठीक है, इससे किनशिप सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रीजन की बात करिए, रिलीजन की नहीं करिए, ठीक है, रीजन की करिए। मान लीजिए कि मतलब नॉर्थ वेस्ट साउथ हो जाए, तो जब बच्चे होंगे और किनशिप सिस्टम होगा मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नाते रिश्तेदार कैसे, मतलब आपने 2 स्टेट्स तो देखी होगी, है ना, वही है ये। चलिए, तो इज़ ह्यूमैनिटी एट द मर्सी ऑफ नेचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसलिए आया था क्योंकि कोविड चल रहा था, ठीक है, इन द लाइट ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होता, ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेचर की दया पर ही ह्यूमैनिटी चल रही है क्या, आपसे ये पूछा था। मानव प्रकृति जो है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी की दयालुता पर निर्भर है, समझे कि नहीं। डायरेक्ट फिर से डर्कहाइम भाई साहब आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम इनका एक स्टेटमेंट ले लिया है और फिर कह रहे हैं आपसे इसको डिस्कस करो कि द मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज़ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि समाज में जो मौजूदा नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनको ट्रांसमिट करो, प्रचार प्रसार करो, शिक्षा का उद्देश्य यही है। सोशल मोबिलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिट नंबर 5 है या 6 है, वर्क एंड समथिंग, वर्क एंड सोसाइटी से, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही सही सवाल आते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, डर्कहाइम को तो भर भर के पूछा है, ठीक है। ये आपका सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथडोलॉजी से सवाल है, ये डायरेक्ट सवाल है ये, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ, इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं और ये करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं, और इसमें भी ईजी पूछता है। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इज ऑब्जर्विंग दी सोशल फैक्ट्स इन डर्कहाइम्स व्यू, डायरेक्ट डर्कहाइम से सवाल पूछे है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो डज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कंटिन्यू टू बी सेक्रेड इन इंडियन सोसाइटी, क्या भारतीय समाज में आज भी विवाह की संस्था अभी भी पवित्र मानी जाती है क्या। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। आप देखिए बॉलीवुड में 50% बॉलीवुड जो है शादी करके 10 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद डाइवोर्स की स्थिति में पहुंच जाते हैं। बच्चे भी 20-20 साल वाले हैं, उसके बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं। तो क्या इंडियन सोसाइटी में, सोसाइटी तो पूरा ही समाज है ना, इंडिया मतलब पूरा इंडिया, बॉम्बे को कैसे छोड़ दोगे, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, टाइम बहुत हो गया है, अब इसको करिएगा और बताइएगा मुझे, है ना। पहली यूनिट वाले सवाल, पहली यूनिट वाला एक और पेपर देख लेते हैं। 2021 का पिछले साल का पेपर है ये, 16 जनवरी को हुआ था शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे भी देखिए, यूरोप पहला ही, यूरोप है ना, रुक जाओ जरा, हाँ, यूरोप वॉज द फर्स्ट, पहली यूनिट से ही आता है पहला सवाल। यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस जहाँ पे मॉडर्निटी इमर्ज हुई, ऐसा क्यों हुआ, कमेंट करो, आपको पीपीटी में मिल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। एथनो मैथडोलॉजी मैंने कहा था अच्छे से पढ़ाऊंगे, आगे इसका जिक्र होगा, ठीक है, उससे सवाल आया पिछली साल यही, ठीक है, जनवरी में। और फिर तीसरा सवाल है रिसर्च मैथडोलॉजी से डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं सेंसस मेथड का यूज़ करके, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे। फिर डर्कहाइम की थ्योरी, ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर की, ये 2-3 तो थिंकर्स को आप ना ऐसे घोट के पी जाना। फिर मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो बाकी तो खैर आपकी आगे वाली यूनिट्स में आएंगी सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ना हो। तो अब हमने देखा है कि पिछले 2 साल के पेपर में सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस से सवाल नहीं आया है। तो 2023 वालों, तुम लोग जो है सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस को ढंग से कर लो, क्योंकि हो सकता है कि सवाल यहाँ से फंस जाए तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं आया है ना, तो आ सकता है, समझे कि नहीं समझे। चलिए, तो आज के लिए यहीं इजाज़त दीजिए मुझे, और फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, ठीक है, बाय।